अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मुस्तजाब हैदर, आपका फ़िज़िक्स टीचर। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 9 और आज उसका एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल जिसका नाम है न्यूटन्स रिंग्स वो पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं कि लाइट की नेचर के बारे में साइंटिफिक कम्युनिटी के अंदर बहुत सारे इख्तलाफात रहे हैं और उन्हीं इख्तलाफात को दूर करने के लिए हम लोगों ने पहले एक एक्सपेरिमेंट देखा जिसमें थॉमस यंग ने डबल स्लिट्स को यूज़ करते हुए इंटरफेरेंस ऑफ लाइट करके दिखाई, जिससे हमें पता चला कि लाइट जो है वो वेव नेचर रखती है। उसी से रिलेटेड एक और एक्सपेरिमेंट आज हम लोग सीखने जा रहे हैं जिसे हम न्यूटन्स रिंग्स कहते हैं और ये भी एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को स्टडी करते हैं। तो चलें स्टूडेंट्स, लाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंदर हम लोग सीख रहे हैं कि किस तरह से हमारी लाइट जब एज ए वेव बिहेव करती है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं उसमें चेंज आता है और हम उसमें कौन कौन से फिनोमिनाज को ऑब्जर्व कर सकते हैं। हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट सीखा जिसमें हमने देखा कि थॉमस यंग का एक्सपेरिमेंट था, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट के अंदर हम लोगों ने ये देखा था कि जब हमारे पास एक लाइट हो और वो मोनोक्रोमैटिक हो तो वो इंटरफेयर कर सकती है, उसमें इंटरफेरेंस हो सकती है और ये ग्राउंड ब्रेकिंग एक्सपेरिमेंट था जिसने साबित की लाइट की वेव नेचर। उसी तरह का एक और एक्सपेरिमेंट है हम यहाँ पे सीखने जा रहे हैं जिस एक्सपेरिमेंट को न्यूटन्स रिंग्स के नाम से जानते हैं। ये भी एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यूज़ किया जाता है। तो हम इसका एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट देखेंगे। मैंने आपके सामने पहले से कुछ नहीं ड्रॉ किया, उसकी वजह ये है कि इसको ड्रॉ करना सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको ड्रॉ करना भी सिखाऊँगा कि किस तरह से हम इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप ड्रॉ कर सकते हैं और उसकी फ़िज़िकल एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। तो सबसे पहले न्यूटन रिंग्स क्या है? कि ये एक एक्सपेरिमेंट है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं। इट इज़ एन एक्सपेरिमेंट टू स्टडी the interference of light। हम लोग जानते हैं स्टूडेंट्स कि लाइट की इंटरफेरेंस को स्टडी करना कोई आसान काम नहीं है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको हमें देखना पड़ता है जब भी हम लाइट की इंटरफेरेंस करवाना चाहते हैं। इसीलिए हमारे पास बहुत थोड़े ऐसे एक्सपेरिमेंट्स मिलते थे अर्ली हिस्ट्री में जिसमें हमने लाइट की इंटरफेरेंस को प्रॉपरली देखा था। उन्हीं चंद एक एक्सपेरिमेंट्स में से ये भी एक एक्सपेरिमेंट है। तो स्टूडेंट्स, इसे सीखना शुरू करते हैं कि ये बेसिकली किस तरह से होता है। सबसे पहले स्टूडेंट्स कंसीडर ये करें कि हमारे पास एक बाई कन्वेक्स लेंस है, एक डबल कन्वेक्स लेंस है, बड़ी फोकल लेंथ वाला, जिसको हम लोग यहाँ पे कुछ इस तरह से करके प्लेस कर देते हैं। ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक बाई कन्वेक्स लेंस है और बाई कन्वेक्स लेंस हमें पता है इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसकी दोनों साइड्स जो हमें नज़र आ रही हैं वो दोनों साइड्स कर्व्ड साइड्स हैं। अब स्टूडेंट्स, ये अगर हमारे पास लेंस है तो हमें पता है कि अगर कोई भी सोर्स ऑफ लाइट इसकी फोकल लेंथ के ऊपर प्लेस किया जाए तो उसमें से निकलने वाली जो रेज ऑफ लाइट हैं जब इसमें से पास करेंगी तो पास करने के बाद वो पैरेलल हो जाती हैं। तो स्टूडेंट्स, इमेजिन करें कि यहाँ पे ये जो एक पॉइंट हमें नज़र आ रहा है ये एक ऐसा पॉइंट है जो इस लेंस का प्रिंसिपल फोकस है, फोकल पॉइंट है और इस जगह पे हम लोग अपना एक सोर्स रख देते हैं, सोर्स ऑफ लाइट। और वो जो सोर्स है वो मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट है, मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट। तो स्टूडेंट्स, इसमें से जो लाइट की रेज होंगी निकलने वाली, उनकी सिंगल वेवलेंथ होगी। अब लेट्स सपोज स्टूडेंट्स, हम इसमें से कुछ रेज को लेते हैं। अगर इसमें से रेज ऑफ लाइट पास करेंगी, लेट्स सपोज एक बीम हम यहाँ पे लेते हैं, एक बीम हम यहाँ पे ले लेते हैं और एक बीम हम यहाँ पे ले लेते हैं। हमें पता है जब ये बीम्स इसमें से पास करेंगी तो ये पास करने के बाद पैरेलल हो जाएंगी। ये पैरेलल रेज की फॉर्म में आगे की तरफ ट्रैवल करना शुरू कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, ये पहला हिस्सा है हमारे पास इस एक्सपेरिमेंट का। अब इसके आगे क्या करते हैं, लेट्स सपोज स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे एक ग्लास है और वो ग्लास जो है वो हमने 45 डिग्रीज के एंगल पे प्लेस किया हुआ है, कुछ इस तरह से। ये देखिएगा स्टूडेंट्स,
ये ग्लास की एक स्लैब है, जिस स्लैब को हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं और ये 45 डिग्रीज़ के एंगल पे यहाँ पे प्लेस की गई है। अब स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं कि जब लाइट किसी भी ग्लास के सरफेस से टकराती है तो लाइट का कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हो जाता है और लाइट का कुछ हिस्सा रिफ्रैक्ट हो जाता है। यानी जब लाइट की रेस पे जाएगी, इससे टकराएगी, तो टकराने के बाद उस लाइट का कुछ हिस्सा इसमें से पास करके आगे चला जाएगा और कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट होके नीचे की तरफ आ जाएगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होते हैं। तो अगर हम इन्हीं रेज ऑफ लाइट की बात करें तो लेट्स सपोज ये रे ऑफ लाइट जब इधर टकराती है तो टकराने के बाद इसका कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट होता है और वो रिफ्लेक्ट होके डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में इस तरह ट्रैवल करना शुरू कर देगा। इसी तरह जो हमारे पास ये रे ऑफ लाइट जा रही है, ये यहाँ से टकराएगी और ये टकराने के बाद भी डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में इस तरह मूव करना शुरू कर देगी। और ये जो रे ऑफ लाइट है, ये भी जब यहाँ पे टकराएगी तो रिफ्लेक्ट होके ये भी डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगी। अब इन्हीं तीनों रेज़ का कुछ हिस्सा जो था वो रिफ्रैक्ट होके आगे भी चला गया था, लेकिन हम उसको यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर रहे क्योंकि वो हमारे इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा नहीं है। इस एक्सपेरिमेंट में उसकी कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं है, इसलिए हम उसको यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे। अब स्टूडेंट्स इमेजिन करें कि ये जो रेज़ ऑफ लाइट नीचे की तरफ जा रही हैं, इनके रास्ते में यहाँ पे हम एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस प्लेस कर देते हैं। ये देखें स्टूडेंट्स, ये एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस है। अब स्टूडेंट्स, प्लेनो कन्वेक्स लेंस हम किसे कहेंगे? प्लेनो कन्वेक्स लेंस हम एक इस तरह के कन्वेक्स लेंस को कहते हैं जिसकी एक सरफेस तो प्लेन हो और एक सरफेस उसकी कर्व्ड हो। जैसे ये बाय कन्वेक्स लेंस था क्योंकि इसकी दोनों सरफेसेस जो थी वो कर्व्ड सरफेसेस थी। यहाँ पे दोनों सरफेसेस जो हैं वो कर्व्ड सरफेसेस नहीं है, बल्कि एक सरफेस प्लेन है और एक सरफेस कर्व्ड है। जो प्लेन सरफेस है उसी की वजह से हम इसे प्लेनो, और कर्व्ड सरफेस की वजह से कन्वेक्स, तो ये प्लेनो कन्वेक्स लेंस स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है। अब ये जो प्लेनो कन्वेक्स लेंस है इसको हम लोगों ने प्लेस किया हुआ है। अगर हम देखते हैं तो हमने इसे प्लेस किया एक और ग्लास की स्लैब के ऊपर, जिसके ऊपर हम लोगों ने इस लेंस को अपने प्लेस कर दिया। अब स्टूडेंट्स होगा क्या जब ये रेज ऑफ लाइट, लेट्स सपोज हम पहली रे ऑफ लाइट की बात करते हैं, जब ये ट्रैवल करते 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 यहाँ पे आएगी तो ये इसमें बिल्कुल परपेंडिकुलर फॉल कर रही है, तो ये आगे चली जाएगी और ये यहाँ तक पहुँचेगी। अब स्टूडेंट्स एक चीज़ आप लोगों ने यहाँ पे इमेजिन करनी है। आप ये नीचे जो पड़ा हुआ ग्लास देख रहे हैं और ऊपर ये जो कर्व्ड पाथ देख रहे हैं, अगर इन दोनों के दरमियान देखें तो जो एयर हमें नज़र आ रही है उस एयर की अनइवन थिकनेस यहाँ पे मौजूद है। अगर हम देखें तो बिल्कुल इसके एज से, यहाँ से अगर हम लोग इसे ऑब्जर्व करना शुरू करें तो यहाँ पे जो थिकनेस है हमारे पास एयर फिल्म की वो बहुत ज़्यादा है, और जैसे जैसे हम आगे चलते जाते हैं तो एयर फिल्म की थिकनेस कम होती जाती है और जो सेंटर में जहाँ पे ये दोनों आपस में मिल रहे हैं तो प्रैक्टिकली उस जगह पे जो थिकनेस है वो ना होने के बराबर हो जाती है, एयर फिल्म ना होने के बराबर होती है। ये दोनों जो है लेंसेज आपस में जुड़े हुए होते हैं, ये ग्लास के टुकड़े आपस में जुड़े होते हैं और इसी तरह से दूसरे एंड पे भी हमें नज़र आ रहा है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे होगा क्या जब हमारे पास ये रे ऑफ लाइट इस जगह पे पहुंचती है, तो स्टूडेंट्स हमने वही चीज़ जो हम पहले सीख रहे थे उसको देखना है कि कोई भी सरफेस अगर हमारे पास ग्लास का मौजूद हो और उसके ऊपर जब लाइट फॉल करती है तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज़ कि उसका कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हो जाए और कुछ हिस्सा उसका रिफ्रैक्ट हो जाए। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे भी ऐसे ही होता है। ये जो हिस्सा हमें नज़र आ रहा है इस हिस्से में से कुछ हिस्सा हमारी आने वाली लाइट की रे का रिफ्लेक्ट होके वापस ऊपर की तरफ चला जाता है। ये मैंने एरो के साथ उसे रिप्रेजेंट कर दिया और इसे मैं 1 का नाम दे देता हूँ। अब कुछ हिस्सा जो है वो रिफ्लेक्ट होके नीचे आ जाएगा और जब वो नीचे आएगा तो नीचे आने के बाद जो हमें नीचे प्लेन ग्लास रखा हुआ है उससे टकराएगा और उससे टकराने के बाद भी वही हिस्सा होगा, कुछ हिस्सा उसका रिफ्लेक्ट करके अंदर चला जाएगा और कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट होके वापस ऊपर की तरफ आ जाएगा और ये दूसरी हमारे पास रे ऑफ लाइट आ जाएगी जो इसी डायरेक्शन में ट्रैवल करते हुए ऊपर की तरफ जा रही है। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे तो 2 रेज ऑफ लाइट हैं। जो पहले हमारे पास एक थी वो यहाँ पे एक जो
एयर की फिल्म थी उसके अपर पार्ट से रिफ्लेक्ट होके ऊपर की तरफ चली गई और एक उसके लोअर पार्ट से रिफ्लेक्ट होके ऊपर की तरफ चली गई, लेकिन दोनों का पाथ सेम है। यानी अगर मैं कहूँ कि इस पाथ को हम लोग देखें तो जब ये ऊपर की तरफ जा रही होंगी तो ये दोनों रेज एग्जैक्टली एक ही पाथ को फॉलो करते करते ऊपर की तरफ जा रही होंगी। अब स्टूडेंट्स जब ये दोनों रेज इस जगह पे पहुंचेंगी तो यहाँ पे भी वही पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इसका कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट होकर इधर चला जाए, जो यहाँ जा रहा है हमारा उससे कोई लेना देना नहीं क्योंकि एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, लेकिन इन दोनों रेज का कुछ हिस्सा रिफ्रेक्ट होके ऊपर की तरफ यहाँ भी चला जाएगा। अब जब यहाँ पे ऊपर की तरफ जा रहा होगा तो बिल्कुल यहाँ पे ये दोनों रेज मौजूद हैं। ये सिर्फ इसके साथ नहीं होगा बल्कि ये इस वाली रे के साथ भी होगा और ये इस वाली रे के साथ भी होगा कि हर रे जब नीचे से ट्रैवल करते करते वापस ऊपर की तरफ जाएगी तो ये एक रे नहीं होगी बल्कि ऊपर पहुंचते पहुंचते ये एक की बजाय दो रेज बन चुकी होंगी जो बिल्कुल एक ही पाथ को फॉलो करते हुए ऊपर की तरफ जा रही हैं। अब स्टूडेंट्स इमेजिन करें कि अगर इस जगह पे हम लोग एक माइक्रोस्कोप प्लेस करते हैं और वो माइक्रोस्कोप यहाँ से आने वाली इन रेस को ऑब्जर्व कर रही हो यहाँ पे, तो स्टूडेंट्स हम लोग ये देखेंगे कि ये जो रेस ऊपर की तरफ जा रही हैं क्या इनमें कोई पॉसिबिलिटी है कि ये इंटरफेरेंस करवा सकें। जब ये इस माइक्रोस्कोप के अंदर पहुंचेंगी तो क्या हमें इनका इंटरफेयर करना नज़र आ सकता है या नहीं आ सकता। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या होती है। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने सीखा था कि इंटरफेरेंस के लिए दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये है कि जो लाइट है वो मोनोक्रोमैटिक इन नेचर होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि वो कोहेरेंट होनी चाहिए और तीसरी कंडीशन क्या है, उन्हें ओवरलैप करना चाहिए। अगर देखें तो हमने पीछे सोर्स ऑफ लाइट जो है वो मोनोक्रोमैटिक लिया था, तो मोनोक्रोमैटिक होने की वजह से जब लाइट की रेज आगे गई तो बदल तो नहीं सकती, वो शुरू से लेके आखिर तक मोनोक्रोमैटिक ही है। अब कोहेरेंट बनाने का तरीका क्या होता था कि आप एक ही सोर्स से आने वाली लाइट को दो हिस्सों में डिवाइड कर दो तो वो कोहेरेंट बन जाती हैं। तो हमने एक ही रे को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया इस थिकनेस की मदद से, तो वो क्या हुआ, वो हमारे पास कोहेरेंट ही रही। अब वो जो कोहेरेंट थी और उनका पाथ ऑफ मोशन भी सेम है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो ओवरलैप भी कर रही हैं, तो देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि वो यहाँ पे इंटरफेयर करना शुरू कर देंगी। तो स्टूडेंट्स ये जो रेज ऊपर की तरफ हमें जाती हमारी माइक्रोस्कोप में नज़र आ रही हैं, ये इंटरफेयर करेंगी और इंटरफेयर करने पे एक बहुत ही मज़े का इंटरेस्टिंग सा पैटर्न बनता हुआ नज़र आएगा। उस पैटर्न को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ये जो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक छोटा सा हिस्सा हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, ये जिस हिस्से के अंदर हमारी दो रे एक रे जो थी वो दो हिस्सों में स्प्लिट हुई थी, इस हिस्से को हम थोड़ा सा इनलार्ज करके बड़ा करके दोबारा से समझने की कोशिश करते हैं। इमेजिन करें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास वो एक हिस्सा है हमारे कन्वेक्स लेंस का, और ये कन्वेक्स लेंस से नीचे पड़े हुए हमारे ग्लास का एक हिस्सा हमें नज़र आ रहा है। इसका कुछ पोर्शन मैंने ले लिया जो यहाँ पे मौजूद था, आगे वाला हम लोगों ने छोड़ दिया। अब स्टूडेंट्स इमेजिन करें कि जो एक लाइट थी जो ऊपर से आई, रे ऑफ लाइट ऊपर से आई, उसका कुछ हिस्सा जो था वो यहाँ से रिफ्लेक्ट करके वापस ऊपर की तरफ चला गया। अब जब वो वापस ऊपर की तरफ जा रहा है, हमने उसे 1 का नाम दिया था, और कुछ हिस्सा उसका नीचे की तरफ यहाँ पे आया और फिर इस जगह से टकरा के वापस ऊपर की तरफ चला गया। इसे हम लोगों ने यहाँ पे नाम दे दिया था 2 का। अब स्टूडेंट्स 1 और 2 की अगर हम लोग बात करें तो किसने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो हम देखते हैं कि 2 ने 1 की निस्बत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया। अब क्वेश्चन है कि कितना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो स्टूडेंट्स अगर हम उसको देखते हैं तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये जो फासला हमें नज़र आ रहा है, ये एक दफ़ा नीचे की तरफ आते हुए और एक दफ़ा वापस ऊपर की तरफ जाते हुए एक्स्ट्रा हमारी रे 2 ने तय किया था। तो स्टूडेंट्स अगर आप इमेजिन करें कि ये जो थिकनेस है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये लैम्डा के बराबर थी, यानी जो लाइट हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ये उसकी एक वेवलेंथ के बराबर थी। तो जो दूसरी वेव थी उसने नीचे आते हुए लैम्डा और फिर वापस ऊपर जाते हुए लैम्डा, यानी टोटल एक्स्ट्रा डिस्टेंस जो उसने ट्रैवल किया वो 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा किया। अब अगर स्टूडेंट्स ये 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा हो रहा है तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही होगी या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, तो यकीनन आपका आंसर होगा कि जहाँ पे भी हमारे पास पाथ
डिफरेंस लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, तो वहाँ पे हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। तो यहाँ पे भी तो ये लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल बन रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ पे जो इंटरफेरेंस इस वक्त हो रही होगी वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही होगी। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे जो दोनों वेव्स हैं उन्होंने मिल के एक नई रिजल्टेंट बना देनी है, जिसमें जो एम्पलीट्यूड है वो ज़्यादा हो जाता है, या आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पे हमें ब्राइट लाइट नज़र आ रही होगी। तो स्टूडेंट्स अगर इसको देखें तो जो रीजन सेंटर से इतने डिस्टेंस पे इस तरफ मौजूद है, वहाँ पे हमारे पास अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, तो सेंटर से उतने ही फासले पे दूसरे एंड पे अगर हम लोग देखें तो वहाँ पे भी हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होनी चाहिए। यानी हमारे पास अगर हम इसके अपर या टॉप व्यू की बात करें तो एक स्फेरिकल, एक सर्कुलर रीजन ऐसा नज़र आएगा जहाँ पे पड़ने वाली सारी लाइट जो हमारे पास है उस सब का पाथ डिफरेंस इसी के बराबर होगा। तो एक रिंग की शक्ल में या एक सर्कल की शक्ल में उस पूरे रीजन के अंदर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही होगी अगर ये पाथ डिफरेंस हमें नज़र आता है। तो यकीनन आपको समझ आया होगा। अब स्टूडेंट्स अगर इससे थोड़े से फासले पे आगे मौजूद हम किसी लाइट की बात करें, जो इससे थोड़े से आगे फासले पे मौजूद है और वो वहाँ से टकराती है इस जगह से, कुछ हिस्सा उसका यहाँ से वापस चला जाता है और कुछ हिस्सा उसका नीचे आता है और यहाँ से टकरा के वापस ऊपर की तरफ चला जाता है। अब जो ये वाली रे है इसने जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल किया है, अगर हम उसको देखें यहाँ से लेके यहाँ तक, तो स्टूडेंट्स देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि इस केस में ये जो डिस्टेंस है ये लैम्डा का मल्टीपल ना बने, बल्कि ये हमारे पास लैम्डा बाय 2 का ऑड मल्टीपल बन जाए। तो अगर इस तरह का कोई केस आ जाए तो इस तरह के केस में हम कह सकते हैं कि यहाँ पे फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही होगी। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम सेंटर पॉइंट की तरफ बढ़ते चले जाते हैं वैसे वैसे डिस्टेंस कम हो रहा है। अब डिस्टेंस यानी थिकनेस कम होने का मतलब क्या है? कभी जो पाथ डिफरेंस हमारे पास है वो लैम्डा का मल्टीपल बनेगा, कभी वो लैम्डा बाय 2 का ऑड मल्टीपल बनेगा, फिर लैम्डा का मल्टीपल बनेगा, फिर लैम्डा बाय 2 का ऑड मल्टीपल बनेगा। तो इस तरह से क्या होता चला जाएगा कि एक जगह पे अगर हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नज़र आ रही है तो उससे थोड़ा सा आगे डिस्ट्रक्टिव, फिर कंस्ट्रक्टिव, फिर डिस्ट्रक्टिव, इसी तरह से कंसेक्यूटिव हमारे पास इंटरफेरेंस होती हुई हमें नज़र आ रही होगी। और वही चीज़ जो हम लोगों ने यहाँ पे देखी कि ये जो इंटरफेरेंस का पैटर्न है ये रिंग्स की या सर्कल्स की शक्ल में हमें नज़र आ रहा होगा। तो फिर अगर हम इसको टॉप से या माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमें ऑल्टरनेटिवली ब्राइट और डार्क रिंग्स नज़र आएंगे इस एक्सपेरिमेंट में, और इसी की वजह से इस एक्सपेरिमेंट को नाम भी हम लोग क्या देते हैं, न्यूटन्स रिंग्स का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारी बुक में इसकी एक एक्चुअल इमेज भी दिखाई गई है, अगर हम उसे देखें तो हम देखते हैं कि किस तरह से ब्राइट और डार्क और ब्राइट और डार्क रिंग्स जो हैं वो हमें नज़र आ रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था ये बेसिक एक्सपेरिमेंट किस तरह से करते हैं। इसमें एक एडिशनल चीज़ भी है कि पूछा ये जाता है कि जो बिल्कुल इसका सेंट्रल पार्ट है, बिल्कुल दरमियान वाला हिस्सा है, उस दरमियान वाले हिस्से पे हमारे पास ब्राइट रिंग बनना चाहिए या डार्क रिंग बनना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये हमारी इस आर्टिकल के पैराग्राफ के अंदर मेंशन भी है कि क्या लिखा हुआ है कि जब हमारे पास लाइट बिल्कुल सेंट्रल पार्ट पे पहुंचती है, तो सेंट्रल पार्ट को अगर हम देखते हैं तो ये दोनों जो ऊपर लेंस है और नीचे जो हमारे पास ग्लास है ये दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं। इसका मतलब है कि प्रैक्टिकली यहाँ पे थिकनेस जो एयर फिल्म की है इसके दरमियान में वो ना होने के बराबर है, वो ज़ीरो के बराबर है। लेकिन जब रे का कुछ हिस्सा अपर पार्ट से टकरा के ऊपर जाएगा और कुछ हिस्सा लोअर पार्ट से टकरा के वापस जाएगा, तो वहाँ पे एक एडिशनल पाथ डिफरेंस आ जाएगा, और वो जो एडिशनल पाथ डिफरेंस है वो लैम्डा बाय 2 के बराबर आ जाएगा। उसकी वजह क्या है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब भी एक वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, और अगर एक मीडियम हमारा रेयर हो और रेयर से वो डेंसर में जाए, तो रेयर से डेंसर में जाते हुए उसका जो फेज़ है उसमें 180 डिग्रीज़ का फेज़ शिफ्ट आ जाता है। और 180 डिग्रीज़ के फेज़ शिफ्ट का मतलब ये होता है कि उसका क्रस्ट जो है वो ट्रफ में कन्वर्ट हो जाता है, ट्रफ जो है वो क्रस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इस वजह से यहाँ पे जो बिल्कुल सेंटर वाला हिस्सा नज़र आ रहा है, जहाँ पे आप समझते हैं कि दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं, उस जगह पे एडिशनल पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 आ जाता है फेज़ शिफ्ट की वजह से। तो फिर वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, इसलिए इसका जो सेंट्रल
बिल्कुल दरमियान वाला हिस्सा है, वहाँ पे जो रिंग बन रहा होगा वो एक डार्क रिंग बन रहा होता है। और स्टूडेंट्स एक चीज़ यहाँ पे और भी याद रखनी है कि ये जो हम सारे का सारा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने किया रिफ्लेक्टेड रे के साथ कि टकरा के वापस ऊपर की तरफ आई। अगर हमारे पास रिफ्लेक्टेड की बजाय ट्रांसमिटेड लाइट की बात करें, क्योंकि नीचे भी एक ग्लास पड़ा हुआ है और लाइट का कुछ हिस्सा जो है वो ट्रांसमिट होके नीचे भी जा सकता है। तो इस ट्रांसमिटेड लाइट जो नीचे की तरफ जा रही है उसको अगर हम लोग ऑब्जर्व करें माइक्रोस्कोप नीचे रख के और वहाँ पे बनने वाले पैटर्न को देखें, तो वो पैटर्न स्टूडेंट्स बिल्कुल इसी तरह का होगा कि हमें डार्क और ब्राइट रिंग्स नज़र आ रहे होंगे, लेकिन उसमें फ़र्क क्या होगा कि ये बिल्कुल इन्वर्ट हो जाएगा। जैसे इसका बिल्कुल सेंट्रल पार्ट जो था वो डार्क था, लेकिन जो ट्रांसमिटेड लाइट के केस में होगा वो सेंट्रल ब्राइट हो जाएगा और जो ब्राइट है हमारा रिफ्लेक्टेड के केस में वो डार्क होता जाएगा और डार्क जो है वो ब्राइट होता जाएगा, यानी हमारे पास जो पैटर्न है वो एग्जैक्ट ऑपोजिट फॉर्म में हमें नज़र आएगा। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का आर्टिकल जिसमें हमने न्यूटन्स रिंग्स को स्टडी किया और देखा कि किस तरह रिंग्स की फॉर्म में हम इंटरफेरेंस पैटर्न बना सकते हैं अगर हम लोग एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस को यूज़ करें और एक बाय कन्वेक्स लेंस को यूज़ करें। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होगी। बाकी नेक्स्ट आर्टिकल हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।